नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण क्षेत्र की। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने गिद्ध संरक्षण 2020-25 के लिए एक कार्य योजना को स्वीकृति प्रदान की है। इस नई योजना में गिद्धों विशेषकर उनकी 3 प्रजातियों की आबादी में गिरावट की रोकथाम करने की रणनीति बनाई गई है। ये 3 प्रजातियां हैं ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और लॉन्ग बिल्ड वल्चर। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN द्वारा इन तीनों प्रजातियों को क्रिटिकली एंडेंजर्ड के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आइए अब इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। इस परियोजना के तहत पशु चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाली कोई औषधि यदि गिद्धों के लिए विषाक्त पाई जाती है तो उसे चिकित्सा प्रणाली से स्वतः हटाने के लिए एक तंत्र की स्थापना की जाएगी। दरअसल डाइक्लोफेनेक मवेशियों के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली एक औषधि है। पशुओं के शवों को भोजन बनाने वाले गिद्ध इस दवा के दुष्प्रभाव की चपेट में आ जाते हैं। इसकी वजह से गिद्धों की किडनी और लीवर खराब हो जाते हैं। इस तरह ये दवा गिद्धों की आबादी में गिरावट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। हालांकि वर्ष 2006 में इस औषधि को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन ये माना जाता है कि इस दवा का अभी भी उपयोग हो रहा है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु प्रत्येक में एक गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा इस योजना के एक भाग के रूप में पिंजौर, भोपाल, गुवाहाटी और हैदराबाद में 4 बचाव केंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। आपको बता दें कि वर्तमान में गिद्धों के उपचार के लिए कोई भी समर्पित बचाव केंद्र स्थापित नहीं किया गया है। रेड हेडेड वल्चर और इजिप्शियन वल्चर के लिए भी संरक्षण और प्रजनन कार्यक्रम का संचालन किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक राज्य में कम से कम एक गिद्ध सुरक्षा क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। योजना के तहत गिद्ध संरक्षण के समक्ष उभरते खतरों पर एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिसमें टकराव, विद्युत तारों से करंट लगने आदि से मृत्यु भी शामिल है। गिद्धों का पारिस्थितिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से विशेष महत्व है। ये जानवरों के शवों के अपशिष्ट को साफ करते हैं और इस तरह ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायता करते हैं। इसके अलावा पारसी समुदाय की धार्मिक प्रथाओं के अनुसार शवों का निपटान भी करते हैं। विश्व में गिद्धों की 23 प्रजातियों में से 9 भारत में पाई जाती हैं। IUCN वर्गीकरण के अनुसार भारत में पाए जाने वाले इन गिद्धों में 4 क्रिटिकली एंडेंजर्ड, 1 एंडेंजर्ड, 3 थ्रेटन्ड और 1 लीस्ट कंसर्न की सूची में सूचीबद्ध है। अगली खबर परमाणु निरस्त्रीकरण से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रायोजित 2 प्रस्तावों को अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति ने परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत द्वारा प्रायोजित 2 प्रस्तावों को अपनाया है। इन प्रस्तावों का उद्देश्य परमाणु दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करना और परमाणु हथियारों के उपयोग पर प्रतिबंध आरोपित करना है। दरअसल संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम समिति निरस्त्रीकरण के मुद्दे से संबंधित है और ये अन्य 2 निकायों संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण आयोग और निरस्त्रीकरण पर सम्मेलन के साथ निकट सहयोग में कार्य करती है। ये दोनों निकाय भी परमाणु मुद्दे से संबंधित हैं। भारत द्वारा अपनाए गए 2 प्रस्तावों में शामिल है, जिसमें पहला है परमाणु हथियारों के उपयोग के प्रतिबंध पर अभिसमय। ये COD से किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियारों के प्रयोग या प्रयोग के खतरे पर रोक लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर वार्ता आरंभ करने का आह्वान करता है। दूसरा है परमाणु खतरे को कम करना। ये परमाणु हथियारों के अनैच्छिक या आकस्मिक उपयोग के जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसके साथ ही परमाणु सिद्धांतों की समीक्षा की आवश्यकता को भी रेखांकित करता है। ये परमाणु हथियारों की डी अलर्टिंग और डी टारगेटिंग के माध्यम से ऐसे जोखिमों को कम करने के लिए ठोस कदमों की मांग करता है। अगली खबर जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। संयुक्त राज्य अमेरिका जलवायु परिवर्तन के नियंत्रण पर लक्षित पेरिस जलवायु समझौते से औपचारिक रूप से अलग हो गया है। अमेरिका आधिकारिक रूप से पेरिस समझौते को त्यागने वाला विश्व का प्रथम देश बन गया है। पेरिस समझौते का अनुच्छेद 28 देशों को इस समझौते को त्यागने की अनुमति प्रदान करता है और त्याग करने की प्रक्रिया का निर्धारण भी करता है। अमेरिका द्वारा ये निर्णय समझौते के तहत किए गए करार में अमेरिकी कर्मियों, व्यवसायों और करदाताओं पर डाले गए अनुचित आर्थिक बोझ के कारण लिया गया है। आइए अब जानते हैं अमेरिका के इस निर्णय का पेरिस समझौते पर क्या प्रभाव होगा। ये वैश्विक तापमान वृद्धि को नियंत्रित रखने के विश्व के उद्देश्य को खतरे में डाल सकता है, क्योंकि अमेरिका विश्व में ग्रीन हाउस गैसों का दूसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है। अमेरिका वैश्विक स्तर पर वित्तीय संसाधनों को जुटाने में एक प्रमुख भूमिका का निर्वहन करता है। इस कारण जलवायु संबंधी कार्रवाइयों को सक्षम करने के लिए वित्तीय प्रवाह प्रभावित होगा।
जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन UNFCCC के तहत पेरिस समझौते को वर्ष 2016 में हस्ताक्षर के बाद प्रभावी किया गया था। ये समझौता वैश्विक तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिकरण स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने और तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने का प्रयास करता है। राष्ट्रपति ने मध्यस्थता और सुलह संशोधन अध्यादेश 2020 जारी किया। इस अध्यादेश द्वारा मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 में संशोधन किया गया है। आइए जानते हैं अधिनियम में किए गए प्रमुख संशोधन। इसके तहत ऐसे सभी मामले जिनमें मध्यस्थम करार या अनुबंध धोखाधड़ी अथवा भ्रष्टाचार से प्रेरित हैं, उनमें मध्यस्थम के निर्णय के प्रवर्तन पर बिना किसी शर्त के स्थगन का अवसर मिलेगा। अब तक एक मध्यस्थम पंचाट किसी न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील दायर करने के बाद भी प्रवर्तनीय था। इस अधिनियम की 8वीं अनुसूची का लोप कर दिया गया है, जिसमें मध्यस्थों के प्रत्यायन के लिए आवश्यक अहर्ताएं शामिल थीं। अब मध्यस्थों के प्रत्यायन के लिए अहर्ता, अनुभव और मानदंड उन विनियमों के अनुसार निर्दिष्ट किए जाएंगे जिन्हें भारतीय मध्यस्थम परिषद द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इससे कई लाभ होंगे, जैसे अहर्ता संबंधी मानदंडों को समाप्त करने की वजह से विदेशी मध्यस्थों को लाभ होगा। सभी हितधारक पक्षों को मध्यस्थम पंचाट के प्रवर्तन पर बिना किसी शर्त के स्थगन का अवसर प्राप्त हो सकेगा। अगली खबर सूचना और प्रसारण मंत्रालय से। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों पर दिशा निर्देशों की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया। वर्ष 2014 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारत में परिचालन के लिए टेलीविजन रेटिंग एजेंसियों के लिए नीतिगत दिशा निर्देश जारी किए थे। वर्ष 2014 के दिशा निर्देश ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल (BAC) जैसे उद्योग के नेतृत्व वाले निकाय के माध्यम से टेलीविजन रेटिंग के स्वविनियमन का प्रावधान करते हैं। BAC टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स की गणना करता है। इस नई समिति को क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के उपाय सुझाने और वर्तमान दिशा निर्देशों की समीक्षा करने का उत्तरदायित्व प्रदान किया गया है। आइए अब जानते हैं वर्तमान रेटिंग प्रणाली के संदर्भ में विद्यमान मुद्दे। इसके तहत दर्शकों के आकार की सीमाएं हैं, जैसे मंचों, क्षेत्रों और ग्रामीण और छोटे शहरों की बहुलता का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व उचित रीति से दर्शकों की संख्या को प्रतिबिंबित नहीं करता है, जिसके तहत परिवारों के नामों की गोपनीयता और परिवारों के चयन के लिए अपनाई गई विधि में पारदर्शिता का अभाव है। विधि मान्यकरण का अभाव। इसके तहत रेटिंग्स किसी भी वैधता परीक्षण के अधीन नहीं है। इसके अलावा रेटिंग एजेंसियों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली का कोई स्वतंत्र लेखा परीक्षण नहीं किया जाता है। साथ ही स्वामित्व संबंधी मुद्दे भी मौजूद हैं, जिसमें रेटिंग एजेंसियों के स्वामित्व के इच्छुक पक्षों की उपस्थिति के कारण पक्षपातपूर्ण रेटिंग होती है। साथ ही रेटिंग सेवाओं में नगण्य या कोई प्रतिस्पर्धा विद्यमान नहीं है। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स (TRP) ये दर्शाती है कि सामाजिक आर्थिक श्रेणियों से कितने लोग किसी विशेष अवधि के दौरान कितने चैनलों को देखते हैं। ये 1 घंटे, 1 दिन या 1 सप्ताह के लिए भी हो सकता है। भारत 1 मिनट के अंतर्राष्ट्रीय मानक का अनुपालन करता है। एक टीवी चैनल या कार्यक्रम की TRPs के अनुसार विज्ञापनकर्ता ये तय करते हैं कि अपने विज्ञापन उन्हें कहां प्रदर्शित करने हैं, जिसके आधार पर निवेशक धन को निवेश करने का निर्णय करते हैं। आइए अब नजर डालते हैं कुछ संक्षिप्त किंतु महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। खाड़ी सहयोग परिषद। हाल ही में भारत ने GCC के सदस्यों से आग्रह किया है कि वे सतत ट्रैवल बबल व्यवस्था के माध्यम से खाड़ी देशों में कार्य करने वाले भारतीय श्रमिकों की इन देशों में पुनः वापसी की सुविधा प्रदान करें। GCC खाड़ी से सटे अरब राष्ट्रों का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है। इसमें 6 देश शामिल हैं, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत और बहरीन शामिल है। इसका उद्देश्य अरब और इस्लामी संस्कृतियों में निहित अपनी समान राजनीतिक और सांस्कृतिक पहचान के आधार पर परिषद के सदस्यों के बीच एकता स्थापित करना है। GCC के सदस्य भारत के लिए ऊर्जा और वार्षिक विप्रेषणों यानी एनुअल रेमिटेंसेस के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा भरण पोषण संबंधी नियम निर्धारित किए गए। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि परित्यक्त पत्नी और बालक पति से गुजारा या भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने के तब से अधिकारी हैं जिस तिथि पर भत्ते के लिए न्यायालय में आवेदन किया गया था। इससे कई विधानों के तहत उपलब्ध भरण पोषण की प्रदायगी की एकरूपता सुनिश्चित होगी। साथ ही इससे हिंदू विवाह अधिनियम और हिंदू दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम में मौजूद कमियों, जैसे भरण पोषण आदेश कब से प्रवर्तनीय होगा, इसके संबंध में अस्पष्टता आदि का भी निवारण होगा। नर्चरिंग नेबरहुड्स चैलेंज। ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की 3 वर्षीय पहल है।
ये शहरों को उन समाधानों को विकसित करने में सहायता प्रदान करेगी जो सार्वजनिक क्षेत्र में कुछ सुधारों के माध्यम से छोटे बच्चों, उनकी देखभाल करने वालों और परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि करेंगे। चयनित शहरों को पार्क और खुले स्थान को नए तरीके से निर्मित करने और आरंभिक बाल्यावस्था संबंधी सुविधाओं तक पहुंच में सुधार के लिए क्षमता निर्माण के साथ साथ तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी। ये चैलेंज सभी स्मार्ट शहरों, 5 लाख से अधिक आबादी वाले अन्य शहरों और राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों की राजधानियों के लिए खुला होगा। प्रसार भारती ने भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत 51 डायरेक्ट टू होम शिक्षा टीवी चैनल, जिसमें स्वयं प्रभा, ई विद्या जो कि एनसीईआरटी की कक्षा 1 से 12वीं के लिए है, वंदे गुजरात गुजरात सरकार का और डीजी शाला जो इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत है, ये सभी शामिल हैं। सभी निःशुल्क दूरदर्शन चैनलों के दर्शकों के लिए डीडी सह ब्रांडेड चैनलों के रूप में उपलब्ध होंगे। इस कदम का उद्देश्य सरकार की कौशल विकास और देश के अंतिम व्यक्ति को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिए प्रत्येक घर में 24 घंटे गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमों का निःशुल्क प्रसारण करना है। सहायक यंत्रों या उपकरणों की खरीद या फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता योजना। इस योजना का उद्देश्य टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित आधुनिक मानक सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद में जरूरतमंद दिव्यांगजनों की सहायता करना है, जो उनके शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक पुनरुद्धार को बढ़ावा दे सकते हैं और साथ ही उनकी आर्थिक क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। ADIP योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की एक बड़ी पहल है। इस पहल को गैर सरकारी संगठनों, मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय संस्थानों एवं भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम एलिम्को के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। लंबी दूरी की पिनाका रॉकेट प्रणाली का परीक्षण किया गया। पिनाका रॉकेट का उन्नत संस्करण मौजूदा पिनाका MK1 रॉकेट को प्रतिस्थापित करेगा। जहां MK1 की 36 किलोमीटर की परास थी, वहीं इस उन्नत संस्करण में 45 से 60 किलोमीटर दूर तक स्थित एक लक्ष्य को भेदने की क्षमता विद्यमान है। पिनाका को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। ये एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर प्रणाली है जो 44 सेकंड की अवधि में 12 रॉकेटों को प्रक्षेपित कर सकती है। 4 चपोरी। हाल ही में असम में 4 चपोरियों में रहने वाले लोगों की संस्कृति और विरासत को दर्शाने वाले मिया संग्रहालय को शंकरदेव कला क्षेत्र परिसर में शामिल करने के एक प्रस्ताव ने विवाद उत्पन्न किया है। मिया समुदाय में पूर्वी बंगाल, जो कि अब बांग्लादेश से असम में प्रवासित मुस्लिम प्रवासियों के वंशज शामिल हैं। 4 चपोरियां ब्रह्मपुत्र के स्थान परिवर्तित कर रहे नदी द्वीप हैं और मुख्य रूप से यहाँ बंगाली मूल के मुस्लिम निवास करते हैं, जिन्हें मिया कहा जाता है। 4 एक तैरता हुआ द्वीप है, जबकि चपोरी बाढ़ के प्रति सुभेद्य नदी के निम्न तट हैं। तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन मिशन प्रसाद अभियान। ये योजना वर्ष 2014-15 में पर्यटन मंत्रालय द्वारा अभिनिर्धारित तीर्थ और विरासत स्थलों के एकीकृत विकास के लिए आरंभ की गई थी। ये योजना बुनियादी ढांचा विकास जैसे प्रवेश बिंदु, जिसमें रेल, सड़क और जल परिवहन शामिल है, और अंतिम स्थल तक संपर्क, जिसमें सूचना, व्याख्या केंद्र, ATM या मनी एक्सचेंज, बुनियादी परिवहन के पर्यावरण अनुकूल साधन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के माध्यम से क्षेत्र में बेहतर प्रकाश व्यवस्था और पार्किंग आदि पर केंद्रित है। लुहरी जल विद्युत परियोजना। इस परियोजना का निर्माण हिमाचल के शिमला और कुल्लू जिलों में सतलज नदी पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य पर्यावरण से प्रतिवर्ष 6.1 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।